नेचुरल डिस्कवरी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 7 दिसंबर 1941 यह तारीख का एक ऐसा दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। शिप में मौजूद एक अफ्रीकन बावर्ची डोरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर को नाश्ता सर्व करता है और इसके बाद लॉन्ड्री कलेक्शन पे लग जाता है। सुबह के ठीक 7:50 पे डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी अपनी सर्विस में सुनना नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही जैसे पूरी नेवी बेस पे क़यामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे बड़े मुल्क पर हमला करने की इतनी जुर्रत क्यों की और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। नाजरीन, हमारी इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत 1941 को होती है, जब वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जी हाँ, ये वही अमेरिका है जो आज 2023 में चाइना के खिलाफ खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वार 2 को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पे तो जापान, जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई हिस्सा नहीं था। अमेरिका पूरी तरह न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में होने वाले नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से दूर रखना चाहता था। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था, और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आसपास के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा कर रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाके पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नज़र थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी और इंडोनेशिया नीदरलैंड की, और फिलीपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन मुल्कों को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर बरतानिया और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि इसकी ज़रूरियात का 80% ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने इसके सामने ये शर्त रखी थी कि पहले इसको चाइना में अपना कब्ज़ा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके इसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक मुश्किल फ़ैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्ज़ा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती हिटलर की सपोर्ट के बावजूद भी जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, और दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर वैसे ही जापान कमज़ोर पड़ रहा था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फ़ौजें वापस नहीं बुलवाएगा, बल्कि उसने अंदर ही अंदर प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्ज़ा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इंडोनेशिया बरतानिया की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने से पहले ज़रूरी था कि फिलीपीन पर कब्ज़ा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फिलीपीन पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन जापान के पास ऑयल तेज़ी से ख़त्म हो रहा था और इनके पास हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। ये हमला फिलीपीन पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर था। जापानीज़ लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज़ हमला करके पूरी बेस को उड़ा डालेंगे, ताकि इसके बाद जापान आसानी से फिलीपीन पर हमला कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और हैरत अंगेज़ तौर पर
414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरीज के ज़रिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। अगर दूसरी तरफ पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफ़ी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इसको पहले इस हमले की खबर मिलती। लेकिन जापान ये हमला हर तरह से खुफिया रखना चाहता था, इसीलिए जापानीज़ कमांडर ने यह फैसला किया कि हमले के वक्त किसी भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से 370 किलोमीटर दूर थी और यही वो पॉइंट था जहां से हमला करने के लिए एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया गया। ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 350 एयरक्राफ्ट ने 2 अलग अलग ग्रुप में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका जो इस हमले से बिल्कुल लाइल्म था, इन पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी। जापानीज़ एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी। 45 मिनट तक पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर ये वापस चले गए। पहले तो यूं लगा कि शायद ये हमला ख़त्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट के बाद एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची खुची एयरबेस को भी गोले बरसा बरसा के तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा, जिस पे जापान का पलड़ा हर तरह से भारी था। अमेरिका के इस बेस का बहुत सा हिस्सा खड़े खड़े ही तबाह कर दिया। ज़मीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों से छुपा दिया था। इसी तरह अमेरिका के एक शिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची था, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। ये सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता है, एक मिसाइल इनकी शिप पर आ लगा, जिससे बहुत से ऑफिसर जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले ही जख्मियों को महफूज जगह पर शिफ्ट किया और खुद एंटी एयरक्राफ्ट पर जाके खुद ही जापानीज़ एयरक्राफ्ट पर पलट कर वार किया। इसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज़ त्यारे मार गिराए, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट खोए थे। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकी अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड यूएस का मेडल ऑफ ऑनर के बाद सबसे बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट के बाद जापानीज़ एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, जबकि वो अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 में धकेल गए। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वार 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और इनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवी बेस को रिस्टोर करने पर लगा रहा। खुशकिस्मती से कई शिप जो कि पानी में डूब गई थी रिपेयर के काबिल थी। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बम्बों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में किया गया पहला हमला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की शदीद लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान अब इस जंग में बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो किसी भी सूरत हार नहीं मान रहा था। वो अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज़ ने 4400 किलो वजनी लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। ठीक 43 सेकंड के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ सफ़ेद हो गया। इसके बाद एक फाइबर बॉल
ज़मीन से आसमान की तरफ गया, जिसने ज़मीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। यह तारीख का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक ही चुटकी में पूरे हिरोशिमा के 80% से ज़्यादा बिल्डिंग को मट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज़ मिलिट्री के पैरों तले से ज़मीन फिसल गई। अभी वो कुछ और सोचते कि 3 दिनों के बाद नागासाकी पर भी अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये 4670 किलोग्राम वज़नी इस बॉम्ब ने गिरते ही पूरे शहर को सफ़े हस्ती से ही मिटा डाला। ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले बॉम्ब थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी पर इन हमलों में 2,60,000 लोग मारे गए थे। इस हमले के अगले ही रोज़ जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम को पहुंची।